सिक्का जी, ये गोविंद जो किताब है, अगर ये फिल्म बनती है तो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर गोविंद का कैरेक्टर निभाते हुए किसको देखते हैं? रील हीरोज नहीं चाहिए, जिनमें देशभक्ति का भाव हो वो चाहिए। लेफ्टिस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे देश के खिलाफ में आप बोलेंगे तो मुझे आप दुश्मन लगेंगे। आप बोलते हैं अमृत छकिए, तो मैं जिस दिन चाहेंगे मैं पब्लिक कर दूं तो शर्म से डूब मरेंगे ये लोग। इन्होंने वो जो अमृत छक के मेरे पास में फिल्म को ठीक करने आए थे तो ड्रिंक किया रहे थे। आपने अकाल तख्त की 2 बार बात करी, लेकिन आपका वर्जन कुछ और है। देखिए, अकाल तख्त बहुत बड़ी चीज़ है, सर्व है, सब सर्वप्रिय, सबसे बड़ी चीज़ है वो अकाल तख्त। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं जो कि देव भी माने जा सकते हैं। बड़ी पूजनीय जगह है। वहाँ पर थंब इम्प्रेशन वाले आदमी बैठे हैं आज। वो तो अकाल तख्त नहीं है कि एक आदमी डिसाइड करे जिसको सिक्खी का कुछ पता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सुखबीर सिंह बादल। एज अ सिख, आपके लिए खालिस्तानी मूवमेंट या खालिस्तान क्या है? खालिस्तान वर्ड तो पहले से चला आ रहा है, बट वो कोई किसी के लायक नहीं था। भिंडरवाले जब का नाम आया तो उनको ऊपर कौन लाया था? भिंडरवाले का नाम किसने सजेस्ट किया था? संजय गांधी ने, कमलनाथ ने। सिक्का जी, ये गोविंद जो किताब है, अगर ये फिल्म बनती है, जो कि डेफिनेटली बनेगी, तो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर गोविंद का कैरेक्टर निभाते हुए किसको देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे नानक शाह फकीर में कोई टॉप क्लास एक्टर नहीं था। अच्छा जी। आज 20 करोड़ के लगभग लोग यूट्यूब, जियो सिनेमा, Z5 पर देख चुके हैं। 5000 से ज़्यादा लोग रोज़ देख रहे हैं। तो कुछ खालिस्तानी देखें ना देखें, संसार तो देख रहा है। एक्टर्स चाहिए, रील हीरोज़ नहीं चाहिए। रियल हीरोज़ में अपने आप को मर्ज कर सकें ऐसे लोग चाहिए, जिनमें देशभक्ति का भाव हो वो चाहिए, दो ना हो वो चाहिए। लेफ्टिस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे देश के खिलाफ में आप बोलेंगे तो मुझे आप दुश्मन लगेंगे। मेरे अंदर की आत्मा को तड़प होगी। मुझे मेघना गुलजार ने बहुत कुछ सिखाया है, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है, मैं तो कोई बहुत बड़ा कुछ भी नहीं हूँ, बट जब भी तकलीफ़ आती है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ इस तकलीफ़ का, तब मेरे लिए कोई फ़रिश्ता आ जाता है। भुज में शूटिंग करनी थी। गुरु नानक को मक्का लेके जाना था एक पुरानी बोट पे। परमिशन नहीं मिल रही थी तो फ़ोन किया गया। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस बुला लिया। 15 मिनट की मीटिंग के लिए 1 घंटा से ज़्यादा दे दिया समय। समझा क्या किया, और मुझे इजाज़त मिल गई। मेरे पास लाइफ जैकेट नहीं थी, लाइफ बोट नहीं थी, पुराना जहाज़ था, पूरा क्रू, 100 से ज़्यादा तो लोग क्रू थे, 5 कैमरास भी थे, छोटे बड़े मिला के। 24 जून 2013 को हम सेल कर गए, सेल विंड लगा के 25 मील तक चले गए। 1 मील की इजाज़त थी, वापस आ गए। 25 जून को फिर गए, 25 मील तक अंदर जाके वापस आ गए। शूटिंग ख़त्म हो गया, जहाज़ को किनारे लाया गया और सारे जितने क्रू था उतार दिए गए। मुझे अंदाज़ा था कि कुछ हो रहा है, कुछ होना है। सडन आई क्लाउड्स आपको, आपका दिल बता देता है, आत्मा बोल देती है कि कुछ है। एक कैमरे को चालू रखा था, छोटा सा एक कैमरा, उसको चालू रखा था। वापस आए, एब था, फ्लडिंग नहीं थी, तो पानी कम था नीचे। शिप को किनारे रखाया, सारा क्रू निकल गया, पानी में शिप बैठ गया।
ओके, डूबता नहीं है क्योंकि नीचे ओके टग से खींचा गया था उसको। ये कहीं बीच में हो जाता तो गए थे हम। किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे मैं भी कैसे बाहर आ जाता। मैं तो तैरता हूँ तो मैं जितनों को सेव कर, बट अंदर ही अंदर से यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। तो वो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब कैसे है, किसने किया? वो चीफ मिनिस्टर का नाम जानते हैं? नरेंद्र दामोदास मोदी, उन्होंने परमिशन दिया। इसी तरीके से अगर वो नहीं देते तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी। आप और मैं जब इस धरती से चले जाएंगे, ये फिल्म तब भी चलेगी। इसको रोकने की किसी में क्षमता ही नहीं है। फ्री दिखाई जा रही है, नानक की बाणी बताई जा रही है, और आप उसी नानक की बाणी को ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा जिक्र किया है। गोविंद कौन थे, राम कौन थे, आज नहीं तो कल, ये तो लोगों को सुनना पड़ेगा। ये वजह तो नहीं है कि कहीं कहीं ये लोग जो कुंडली जमा के बैठे हैं गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर में, उसको ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते। इसी वजह से ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते हैं। ऑल यू नो, एक किसी ने योग कि ये डिकोड हो जाएगा कि इसमें बात श्री राम की हो रही है, कृष्ण जी की हो रही है, 100%, दुर्गा जी की हो रही है। 100%। ये बोलते हैं हेमकुंड साहिब जो है वो सिखों के धर्म में गुरुद्वारों में नहीं आता है, खुलेआम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म की, जहाँ पर उन्होंने विचित्र नाटक नाम की किताब लिखी है, उसमें जिक्र किया था कि एक मंदिर है वहाँ हेमकुंड साहिब, और उसके बिल्कुल साथ में लक्ष्मण टेम्पल है, वो भी 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। कमाल देखिए, कोई वजह होगी वो वहाँ बैठे होंगे। अब वो क्यों नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी को तो मानते हैं, दे शिवा वर मोहे को तो मानते हैं, बट शिवा कौन था वो अपना बीच में अपनी वो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने हिंदुओं को साथ मिला लिया तो हम सिख नहीं रह जाएंगे। अब सिख पहले कहाँ थे? आप 50 लर्नेड जो आप कहते हैं उनको बिठा दीजिए और छोटे छोटे 4-5 सवाल कर लीजिए उनसे, वो नहीं जवाब दे पाएंगे कि गुरु नानक ने क्या कहा था। जो फिल्म टेस्टिंग के लिए अकाल तख्त की टीम मेरे पास आई थी, अप्रूव किया था उन्होंने जो पहला सवाल किया था, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने कहा था आपने बाला तो दिखाया ही नहीं फिल्म में। तो मैंने कहा साहब बाला तो थे ही नहीं, सिर्फ मर्दाना गए उनके साथ में, और मर्दाना बेबे नानकी के साथ में पहले सिख थी। ये लोग पहले सिख बने। सिख मीन्स सिखे। गुरु नानक ने तो भी कहा था, माथे तिलक हर माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना। कि पगड़ी पहन ली, माथे पे तिलक लगा लिया, हाथ में माला वाला बांध ली, चिमटे पकड़ लिए, राम मिल गया। राम को तो खिलौना समझ लिया हमने। पर सच्चाई ये है, आप बोलते हैं अमृत छकिए, तो मैं जिस दिन चाहेंगे मैं पब्लिक कर दूं तो शर्म से डूब मरेंगे ये लोग। इन्होंने वो जो अमृत छक के मेरे पास में फिल्म को ठीक करने आए थे, वो तो ड्रिंक कर रहे थे, नॉन वेज खा रहे थे। तो उनका कसूर नहीं है, उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं है। जिस तरह का ऊपर से लीडरशिप करती है, लीडरशिप ही चोरी किए जाए तो फिर नीचे फैल जाता है। करेक्शन हो जाएगा, हेट्रेड नहीं है मुझे उनके किसी के खिलाफ में, बट उन्होंने जब फिल्म को अप्रूव किया अकाल तख्त ने, तो SGPC ने टांग अड़ा दी, हमसे भी अप्रूव कराओ। तो 6 महीने उन्होंने मेरे से 5 करोड़ रुपए और खर्च करवा दिया। राइट, आप उससे बात कर रहे हैं जिसने बेटी का ज्वेलरी बेच दी फिल्म कंप्लीट करने के लिए।
बट उन्हें रिश्वत नहीं दी कि वो करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक चीफ मिनिस्टर बुला ले, आपने फ़ोन किया तो? नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ जहाँ आपको रुकावट आई, जिसने रुकावट डाली वो मिट्टी में मिल गया। मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को 30 मार खा समझते थे, और मैं ऐसे लोगों के नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया, AR रहमान 1 रुपया लिया, रसूल पुकुट्टी ऑस्कर विनर 1 रुपया, कैलाश खेर, सोनू निगम, ना भूपिंदर जो अभी नहीं रहे 1 रुपया, हर्षदीप कौर, ओके, गुरुजस ग्रैमी अवार्ड विनर, लॉस एंजलिस में रहती है, उसने वहाँ पर 4 मिनट की फिल्म बनाई जो क्रेडिट में चलती है, पैसे लेने से मना कर दिया। झगड़ा हो गया हमारा एक दूसरे के साथ में। लंदन में आई थी अपने परिवार के साथ में फिल्म देखने के लिए, ओके, तो बोलते नहीं इस फिल्म का पैसा नहीं ले सकती हो। ओके, टॉमस कांटेलिनन, ये मैन हु रोट द रिटर्न ऑफ हरकुलिस, उसका स्कोर दिया था, उसने AR रहमान के साथ में काम किया था। ओके, पैसे लेने से मना किया इन लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने खूब लूटा है। अपने आप को सिख कहते थे और खुल के लूटा है, चोरी किया। एक तो फिल्म ही चोरी करके ले गया, उसके खिलाफ में FIR लिखाई गई, और जितनी बार माफ़ी मांगी उसने उतनी बार उसको माफ़ किया, और हर बार उसने सांप की तरह वापस डंक मारा। तो मैंने कहा तेरा रिश्ता, तेरा हिसाब परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूँगा। कभी एक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया। तो फेथ आपको बहुत ज़्यादा जगह लेके जा सकता है। इसीलिए 3rd इनिंग्स बनाई है। पहली इनिंग्स मेरी नेवी में रही, आज तक चल रही है, कभी नहीं छूट सकती। दूसरी पिरामल्स के साथ में है, आज तक चल रही है, मरते तक तो नहीं जाएगी, चाहे मैं उस कंपनी में हूँ या ना हूँ। तीसरी 3rd इनिंग्स है, फिल्मों के माध्यम से मैं अपने भारत का इतिहास विदेश तक लेके जाना चाहता हूँ, अपने भारत के नई पीढ़ी के लिए लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि 2 घंटे में जो आप बता सकते हैं वो 20,000 किताबों में नहीं बता सकते। आपने अकाल तख्त की 2 बार बात करी, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बड़ा एक तख्त माना जाता है, बहुत हायर पोजीशन पे कंसिडर किया जाता है उनको, बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट है लोगों के मन में, लेकिन आपका वर्जन कुछ और है। देखिए, अकाल तख्त बहुत बड़ी चीज़ है, सर्व है, सब सर्वप्रिय, सबसे बड़ी चीज़ है वो अकाल तख्त। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं जो कि देव भी माने जा सकते हैं, बड़ी पूजनीय जगह है। वहाँ पर थंब इम्प्रेशन वाले आदमी बैठे हैं आज, जहाँ का वो अंगूठा लगाते थे। ये गलत है, मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ आपको कि SGPC के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, बहुत ड्यू हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सो रही है उसके ऊपर में। इलेक्शन होते हैं हर साल, उनको डर है कि कोई दूसरे आएंगे ही, बिकॉज वो बड़े बड़े अप्रिय हो गए हैं, लोगों को गुस्सा है उन पर। कभी सुना है आपने अकाल तख्त के ड्योढ़ी में, हरमंदर साहब की ड्योढ़ी में 2 गुट लड़ रहे हैं तलवारों से पैसे के लिए? वो तो अकाल तख्त नहीं है कि एक आदमी डिसाइड करे जिसको सिक्खी का कुछ पता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सुखबीर सिंह बादल। छोड़ दो, फॉर गॉड सेक। ये तुम्हारा काम नहीं है धर्म चलाना, क्योंकि तुम्हें खुद धर्म की पता नहीं है। तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे फैमिली के नाम पर, या जो मजीठियाज के नाम पर 6,000 करोड़ का तो ईडी ने ड्रग्स के ऊपर में लगा रखा है चार्ज। पैसे की तो कमी नहीं है आपके पास में,
5 स्टार्स होटल्स बना के बैठे हैं आप। फॉरेंसिक रिपोर्ट कराना चाहिए सरकार को। क्यों सरकार चुप है इस बात पे? तो इलेक्शंस वो नहीं होते हैं। एक ही आदमी ने डिसाइड करना है कि चलिए आज इसको अकाल तख्त का हेड बना दिया। सेंक्टो सेंक्टरम है, पूजनीय जगह है, माथे झुक जाते हैं, सर झुक जाते हैं उस जगह जाके। बट मैन with questionable integrity is selecting people who are definitely not qualified. This is insult to the Harimandir Sahib. आपने अपने इंटरव्यू जो हमारा हुआ है अभी डिस्कशन, अपने बातों में आपने 3 बार खालिस्तान का जिक्र किया, खालिस्तानियों के बारे में आपने बोला। आपके अकॉर्डिंग खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक पेट्रियाटिज़म के साथ साथ जो आपका बैकग्राउंड है, एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर, फिर जिस तरह के पेट्रियाटिज़म से जुड़ करके आपने किताबें लिखी हैं, फिल्म आप डायरेक्ट करी हैं, आगे आप डायरेक्शन में हैं, फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्में और भी आपने बोला 6 किताबें हैं इसके अलावा जो कि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगेन उनका मेन जो बेसिस है वो पेट्रियाटिज़म ही है, पेट्रियाटिक किताबें। एज अ सिख आपके लिए खालिस्तानी मूवमेंट या खालिस्तान क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, सिख्स खालिस्तानी नहीं होते, खालिस्तानीज सिख नहीं है। एक बात, ये बात समझ लीजिए आप। आपके पास में एक ग्लास दूध का भरा है, आप उसमें 1 ड्रॉप नींबू की डाल दें, पूरा दूध खराब होता है। ये देश 2-2.5%, 3% सिखों से भरा है। ये खालिस्तानी 1 बूंद के बराबर हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं, सिखों को नीचे ला रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रही थी। इसलिए मैं उनके ख़िलाफ़ में बोलता हूँ, क्योंकि जब भिंडर वाले ये कैसे बने, खालिस्तान वर्ड तो पहले से चला आ रहा, बट वो कोई किसी लायक नहीं था। भिंडर वाले जब का नाम आया तो उनको ऊपर कौन लाया था? भिंडर वाले का नाम किसने सजेस्ट किया था? संजय गांधी ने, कमलनाथ ने, इंदिरा गांधी ने उसको चढ़ाया। जब वो AR एंटुले को महाराष्ट्र में विज़िट किया तो उसको एक ऑफिसर दिया गया था, सब लेफ्टिनेंट में जूनियर मोस्ट ऑफिसर, लियाजन ऑफिसर बोलते हैं। वो एक सिख था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उसका। दैट मीन्स भिंडर वाले को कांग्रेस ने भेजा। जब वो उनकी पहुंच से बाहर हो गया तो टेररिस्ट हो गया। आप एक कोई FIR दिखा दीजिए, कोई एक भी पूरे पंजाब में जो भिंडर वाले के ख़िलाफ़ में लिखी गई हो, आज तक उसके ख़िलाफ़ में कोई एक भी FIR नहीं है। लेकिन क्या ये कांग्रेस को या इंदिरा को पता नहीं था कि वहाँ मिसाइल जा रही हैं? मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, हैंड शोल्डर हेल्ड मिसाइल लॉन्चर्स पहुँच गए हैं वहाँ। यू मीन टू से हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इतनी निकम्मी थी कि वहाँ अंदर हथियार जा रहे हैं और हमको पता नहीं है? हमने जाने दिया वहाँ पर, और फिर टैंक भेजे। जब आपने द्योड़ी में टैंक भेजे तो आपने टैंक हम पे चलाए, वो बर्दाश्त नहीं है। जब आपने सिखों को मारा तो राजीव गांधी ने ये कह दिया, बड़ा सा पेड़ गिरता है, वो बर्दाश्त नहीं है। जब कमलनाथ जैसे दरिंदे, जगदीश टाइटलर जैसे दरिंदे घूमते हैं, राहुल गांधी जैसे गंदे नेता के साथ में हाथ मिला के, वो बर्दाश्त नहीं है। जब बादल जैसे आदमी इंदिरा गांधी की सपोर्ट से बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं और कभी इस पार्टी में और कभी उस पार्टी में सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, तो वो नपुंसक
सिख बर्दाश्त नहीं है जो उनको वोट देते हैं। मेरी आंखों से आंसू वहाँ तो नहीं निकले थे जहाँ मैं जंग लड़ने गया था, कारगिल जंग में, बट आपने उन औरतों को रेप किया है जो कि जिनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने तो इंदिरा को नहीं मारा था, जो जिन्होंने इंदिरा को मारा उनको तो आपने जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दिया। वो 10,000 सिख मार दिए गए, उनके किलर्स आज भी मौजूद हैं, घूम रहे हैं। 30-35 साल तक FIR नहीं हुई और ये नपुंसक बादल चुप रहे हैं। जब भगवंत मान ने हरसिमरत बादल को पूछा था कि तुम्हारे पूर्वजों ने जनरल डायर को घर पर खाना खिलाया था, ये पार्लियामेंट में पूछा गया था, ये बर्दाश्त नहीं है। सिख खालिस्तानी नहीं है, खालिस्तानी सिख नहीं है। जब मैं फ़ौज में ज्वाइन कर रहा था 1979 में बतौर कैडेट, तो मेरी माँ ने कहा था मुझसे जाने के वक्त, कभी कोई घाव लगे तो पीठ पे ना लगे, यहाँ लगे। हर परिवार ने एक सिख दिया था, हर हिंदू परिवार में से एक सिख बना था, मुगलों से लड़े थे। हम कोई हमारे पुश्तें देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे कोई एक आदमी दिखा दीजिए, कोई एक मुसलमान बता दीजिए, सिख बता दीजिए, कोई एक क्रिश्चियन बता दीजिए जो पहले हिंदू नहीं था। आपने हमें बांटा है क्योंकि आप सिर्फ ये कह देते हो, सैम पिट्रोडा ने कहा था हुआ तो हुआ। मेरे हाथ बंधे हैं मेरी जिम्मेवारियों के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि इन लोगों को उनकी जगह पे पहुँचा दूँ, मजबूर हूँ, इसलिए आँख में से आंसू है। आपने जो बात कही उसमें से एक बात और सामने आती है। पिछले जो 3 सालों में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जो इस पूरा इशू ये जो कनेक्ट किया गया था वो था पंजाब से। पंजाब के फार्मर्स का जो रोल देखा गया, चाहे वो लाल किले में जिस तरह से भारत का झंडा नीचे करके और खालिस्तानी फ्लैग वहाँ पे हॉइस्ट किया गया था, ये जो पूरी चीज़ हुई, आपको क्या लगता है देश इस वक्त क्या चीज़ें देश को करनी चाहिए, भारत को करनी चाहिए? और जैसे अमृतपाल चुनाव जीत गए हैं, कहाँ जाता हुआ देश देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, गलती हमारी है। मैंने कभी RSS को नहीं देखा था पहले। 2014 में जब सैलाब आया था कश्मीर में, तो मैं नेवी अपना कैबिनेट सेक्रेटरीट से परमिशन लेके उनका एयरफोर्स का C-117 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेके पिरामल से 12 मशीन्स लेके गया था वाटर की। बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आज भी चल रहे हैं, 5,000 लीटर प्रति घंटा साफ़ पानी पिलाते हैं। सबको देना था, कोई मस्जिद पे लगा, कोई मंदिर पे लगा, कोई गुरुद्वारे पे लगा। मुसलमान भी गुरुद्वारे मंदिर में गए, पानी तो सबको चाहिए, बाकी सब तो भरा हुआ था जो मवेशियों से और दूसरा, पानी सबको चाहिए था। तो मैंने एक सजेशन दिया था, फौजी हूँ, मेरे साथ में कोई काम करने को तैयार नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर से लोग मिलने को तैयार नहीं थे। प्लांट लगाए कौन, पानी में बोट में लेके जाए तो जान जोखिम में डालने वाली बात थी। तो मेरे साथ बहुत सारे वर्कर्स जुड़ गए अपने आप ही, कहते हैं जी हम स्वयं सेवक हैं। तो RSS के वर्कर्स ने मेरे साथ में काम किया। तो मैंने कहा आपको इसमें से क्या मिल रहा है, तो इसे सब आप नहीं समझेंगे। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि उनके सेपरेटिस्ट यहाँ पर हैं, ये भी बचने को तैयार हैं, हम डुबो देते हैं इनको। हंसने की बात नहीं है जी। एक फौजी क्यों मारता है, गोली क्यों चलाता है, वो नहीं चलाएगा तो दूसरा चला रहा है।
तो वो तो चला ही रहे हैं। जिस यासीन मलिक को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने घर पर बुला के गले लगाया था, उसने 2 एयरफोर्स ऑफिसर्स को क्लोज रेंज से मारा था। तो कौन गद्दार हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह इनोसेंट थे, ऑनेस्ट थे, या एक पपेट थे? हम क्यों नहीं जानना चाहते ये सब्जेक्ट को? तो मैंने उन्हें बोला कि इनको मार देते हैं। तो आरएसएस ने कहा हम ये काम नहीं करते। फिर उसके बाद में कश्मीर में के बाद में कोचीन में सैलाब आया, तो दवाई की कंपनियां हैं, तो हमने दवाई पहुंचाई वहाँ फ्री, नेवी के जहाज़ से। ये तो सब पब्लिक डोमेन में है ये बात। तो वहाँ हीरावंत नाम के आदमी थे, उनकी पिटाई हुई, आरएसएस के थे। वो पिट के आते थे, पट्टियाँ बांध के फिर दवाइयाँ बांटते थे। ये मेरे देश के संस्कार हैं। कांग्रेस ने किया आरएसएस जो है ना वो ये है और वो ये है और वो ये है। बट मुस्लिम लीग और वो ये तो जी कोई इसके बारे में तो कोई हिसाब किताब बात ही नहीं करनी हमने। जो बोलते हैं कि हम भारत का तिरंगे के ऊपर सल्यूट नहीं करेंगे, वो तो देशभक्त है। आ जाइए खालिस्तान पर। जो किसान विरोधी जो खालिस्तानियों ने लगाए वो कौन थे? कितने तो पाकिस्तानी पकड़े हैं, सिख बन के यहाँ पर आए। ये जो टैक्स था ये उनके ये जो प्लान था ये उनके फेवर में है, बट समझाया नहीं गया, गलती किया। हमने मान लिया कि वो लोग हमारे साथ में हैं, वो समझ जाएंगे, बट किसान जो है गरीब आदमी, 2 चीज़ें हुई इसमें। वो बहाव में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो तो बांटता है खाना, वो तो उपज बांट देता है। पंजाब में तो लंगर दे देते हैं, 25% अनाज दे देते हैं गुरुद्वारों को कि जी फ्री में सर्व करिए। तो वो अलग किस्म के लोग हैं, उन्हें भड़का दिया जाए, बहला दिया जाए, गलेबल हैं। दूसरा, जितनी ड्रग्स हैं वो गुरुद्वारों के रास्ते से पैसा कनाडा के गुरुद्वारों में जाता है, यहाँ से वाइट ब्लैक होके यहाँ से उधर से। गुरुद्वारे में जितना पैसा आए वो तो वाइट हो गया। सिक्का जी, ये बहुत बड़ी बातें मुझे अब मैं आपके वीडियो पे कर रहा हूँ। लेट समबडी चैलेंज मी ना, लेट समबडी चैलेंज मी। ये मैं कैनेडियन अथॉरिटीज को बता चुका हूँ, लिख के दे चुका हूँ। रोक लो, वरना हमारे भारत तो हम संभाल लेंगे, तुम्हारा कनाडा मिस्टर ट्रूडो भगवान ही संभाल पाएगा। तो यहाँ से सारा ड्रग मनी हवाला के ट्रेड से गुरुद्वारों से दूसरे गुरुद्वारों में जाता है। क्या वजह है कि वहाँ के गुरुद्वारों में नानक की फ़ोटो हो या ना हो, खालिस्तानियों की फ़ोटो है। हम किसको पूज रहे हैं वहाँ जाके? तो वो पैसा यहाँ पर वापस आया और इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सेडान्स लेके रईसज़ादे किसान रैली में ज्वाइन किए, एयर कंडीशन कार के ऊपर में। वो कारें जो कि एक अमीर आदमी खरीदने से 2 बार सोचे, उसके ऊपर में आप नए नए ट्रैक्टर्स कहाँ से आए? तो रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो हमारे यहाँ पर गद्दारों की कमी नहीं है, और कुर्सी के लिए हम कितना भी गिरने को तैयार हैं, और वो गिरे हैं। कल तक तो बादल परिवार मोदी जी के साथ था, आज गालियां देता है। Zebras don't change stripes, traitors do। तो ये जब पहचान लिए गए हैं, क्या वजह है कि बादल भी हार गया? एक ही तो बच्चे इनकी जीत हुई कहीं पर, वो कैसे होती है मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रचलित है पूरे पंजाब में। वो लोगों को बुला के वो अपने एरिया के गुरुद्वारों में खड़ा कर देते हैं, पैसे एक एक टिकट का भगवान जाने कितना मोटा पैसा देते हैं। अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के नागरिकों से कसम उठवाते हैं कि हमें वोट दोगे। अब एक माँ अगर अपने बच्चे पर सिर पर हाथ रख के कसम खा ले और साथ में 20, 25, 50 हज़ार मिल जाए तो वो तो वोट दे देगी। ऐसा हो रहा है।
हुआ है, उसके बावजूद ये लोग सिर के मुंह के बल गिरे हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अगर 500 ड्रोन्स वहाँ से उड़ते हैं और एक पकड़ा जाता है और 499 वापस चले जाते हैं, या 100 आ जाते हैं और एक ही तो पकड़ा जा रहा है, या 2 ही पकड़े जा रहे हैं ड्रोन्स, 250 ग्राम ड्रग लेके आ रहे हैं, कितने बच जाते हैं? वो ड्रग कहाँ जा रही है? ये सब हो रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि हम नपुंसक हो चुके हैं। We have become impotents, let it be known. हमें क्या, बट फौजी हूँ। मैंने जब यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ में आर्टिकल लिखा था 2007 में, हैव सम सिंपैथी मिस्टर सिन्हा, यू आर बजटिंग नाइटमेयर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो यशवंत सिन्हा ने मुझे समन कर लिया था, वार्निंग दे दिया था। परमेश्वर की कृपा थी कि उसको निकाल दिया गया, मेरी कंपनी ने मुझे रखा। जब रामादास के खिलाफ में PIL दायर किया था कि यह आदमी ठग है, तो कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने मेरे लिए लड़ा था। मैं वो केस जीता था कि तुम ड्रग्स में रिस्पॉन्सिबल हो, स्पूरियस ड्रग्स में, नकली दवाइयों में। तो बाप जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रामादास को निकाला था। तो लड़ना तो कुछ हमको पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ जंग तो हमें भी लड़नी पड़ेगी। आज इस देश की सबसे बड़ी विडंबना, खतरा, जिसका कि हमास ने प्रूफ भी दिया है, वो है हलाल सर्टिफिकेशन। अगर 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जो हलाल सर्टिफिकेशन की पैरेलल इकॉनमी चला रहे हैं, जमायत उलमा एक ऐसी संस्था है महाराष्ट्र और इस्लामिया के साथ में, जिसने कि कसब को ही बिरयानी नहीं खिलाई, सबसे महंगे वकील खरीद के लेता है। जैसे कि अभी जामिया मिलिया में जो रामनवमी के समय में जो अटैक हुआ था, तो एक कबाड़ी ने, मुसलमान कबाड़ी ने पथराव किया था, उसको पकड़ा, तो उसके लिए अगले दिन 5 टॉप ऑफ द लिस्ट लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। किसने पैसा किया खर्च? जमायत उलेमा ने। ये आपके कैसे हो गए? ये इस देश के कैसे हो गए? हमास ने जब इज़राइल पर अटैक किया था, तो गाज़ा जब स्ट्रिप इज़राइल ने वापस रिटेलिएट की, तो वहाँ से सुरंगें निकली हैं जो फोर्टिफाइड हैं, टैंक्स चल सकते हैं। तो किसने पैसा खर्च किया? तो मलेशिया, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान और एक और कंट्री और मिल के हलाल सर्टिफिकेशन चलाते हैं। इंडिया इज़ पार्टी टू दैट हलाल सर्टिफिकेशन। $3 ट्रिलियन की कमाई है हर साल की। $3 ट्रिलियन। आज भारत में स्टील हलाल सर्टिफाइड है, घर हलाल सर्टिफाइड हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। आप जो पानी पी रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है। विदेशों में ब्रॉथल्स, वैश्यालय हलाल सर्टिफाइड हैं, जुआ घर हलाल सर्टिफाइड हैं। इंडिया में रामदेव जैसे भिखारी हलाल सर्टिफाइड हैं। ये बात ऐसे ही बोलिएगा। आप मेरे देश को जंग लगा रहे हैं, जंग लगा रहे हैं, आप दीमक लगा रहे हैं। आप 4 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए मेरे सोल्जर्स को मरवा रहे हैं। ये किसी को तो बोलना पड़ेगा। रामदेव जी ने वहाँ खड़े होके एक इंटरव्यू में कहा था कि एक मौलवी आता है मेरे प्लांट में, कलमा पढ़ता है, थूक फेंकता है, वो करता है, मुझे ज़्यादा कमाई हो जाती है, मेरा क्या जाता है। रामदेव जी, गिरवे वस्त्र पहनने हैं आपने, खाना खाना नहीं है। आप मेरे देश के साथ तो धोखा कर रहे हैं। यही पैसा जवानों के खिलाफ में लगता है, गन्स खरीदी जाती हैं।
बहुत अलग इंटरव्यू सिक्का जी आपके साथ इस बार जागरण मंथन का हुआ है, और न केवल आपकी किताब, आपकी फिल्म नानक साहिब फ़कीर, आपकी जो सबसे पहली जो किताब कॉलिंग सहमत, गोविंद, तमाम विषयों पे बात हुई। खालिस्तान से लेकर के पेट्रियाटिज़म से लेकर के आपके नेवी जर्नी से लेकर के आपका कॉर्पोरेट तक का सफ़र, तमाम चीज़ों पे बात हुई। और बड़ा ब्रेव इंटरव्यू मैं कहूँगी ये रहा आपके साथ। और थोड़ा मंथन का जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तर्क, विचार और संवाद के साथ मंथन, तो वाकई में ये तीनों जो क्राइटेरियाज़ हैं मंथन के फुलफ़िल हुए हैं आज इस इंटरव्यू में। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। रेयर है कि मेरे लिए इस तरह बोलना, लेकिन ये खाली एक आदमी का काम नहीं हो सकता, खाली मोदी नहीं चला सकता, हर एक को मोदी की तरह से जोश देना पड़ेगा। ये हर विलेज से निकलना चाहिए। आपने अगर दुकानों पे जाके पूछना शुरू कर दिया कि अमूल घी हलाल सर्टिफाइड क्यों है, डूब मरे अमूल के कोऑपरेटिव वाले अगर ये हो रहा है। और मैंने प्रूव किया है, गिरिराज सिंह जी से बात किया, उनको बताया कि वो, और सोडी ने माना इस बात को, तब वो एमडी थे, कि जी वो बिना हलाल सर्टिफिकेशन के हमारा घी नहीं लेते हैं, तो ना लो। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, क्यों सिर झुका देते हो? बंद कर दो मलेशिया का पाम ऑयल, देखिए वो किस तरह से नहीं लेते। आप हर चीज़ में हलाल सर्टिफाइड, आज आपका नमक हलाल सर्टिफाइड है, चीनी हलाल सर्टिफाइड है, चावल हलाल सर्टिफाइड है। शरिया लॉ आप पर लग चुका है, आपका शरीर भी हलाल सर्टिफाइड हो जाएगा किसी दिन। क्योंकि तिरुपति में जो प्रसाद बेचा गया, पकड़ा गया, वो हलाल सर्टिफाइड था। शर्म आनी चाहिए, बट हमें क्या। जब योगी जी ने सुना था, समझाया उनको, पूरी प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कुछ दिन में पूरे यूपी में बैन कर दिया है। बाकी चीफ मिनिस्टर को सांप सूंघ गया है। ये मेरा हक है। एफएसएसएआई यहां पर तमाशा देख रही है। एनिमल्स को पार्लियामेंट रूल के हिसाब से स्टनिंग ऑफ एनिमल्स कंपलसरी है। सो रहे हैं वहां बैठ के। मैं जब सेक्रेटरी से मिलने गया तो कहते हैं साहब मेरे पास मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर नहीं है तो चूड़ियां पहन के बाहर में मुजरा करिए जाके। आप मेरे देश पर कलंक बन चुके हैं आप लोग, क्योंकि आपके पैसे से, दिए गए पैसे से जवान मर रहा है। ये प्रूव्ड है। 26/11 के जो खतरा था हमारे पर, जो सर पर आया, वो उसमें हलाल का पैसा लगा है। उस माँ से कभी मिलिए जिसने अपना बच्चे खोए हों, और वो माँ बोलती है दूसरा बच्चा होता तो फौज को दे देती। ये कारगिल के हीरोज़ की कहानी है। हमें क्या, लार टपकनी शुरू हो जाती है मुंह से, चिकन मीट आ जाए, कुछ आ जाए, आने दो, हलाल है तो क्या हुआ। करीम के रेस्टोरेंट में जाके देखिए, इतने बड़े तिलक लगा के बैठ के खा रहे होते हैं। क्या आप मुसलमान को झटका खिला सकते हैं? मुसलमानों का कसूर नहीं है, हम बिक गए हैं, को जगाना पड़ेगा। तो उसके लिए रैप ऑन द नकल्स इज ए मस्ट। कठोर वर्ड्स हैं, जोर से हैं, बट मैंने अपने बहुत नज़दीकी दोस्त उपिंदर जस्सल को जिंदा जलाते हुए देखा, सुना। मिलिट्री में थे, 84 में घर आ रहे थे छुट्टी पर, यूनिफॉर्म में। उनका पूरा परिवार एक एक करके बिखर गया। किसी ने सुइसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया। आपने एक आदमी को नहीं मारा, और वो जिसने मारा वो फ्री है। ये सनातन नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं, हम बिक चुके हैं।
जगाना पड़ेगा। और उसके लिए स्टडीज़ एजुकेशन को वापस लेके आइए, संस्कृत को वापस लेके आइए। अगेन सिक्का जी, बहुत बहुत ब्रेव इंटरव्यू आपके साथ रहा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जागरण मंथन। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।